रामचरितमानस के काव्यत्व पर विचार कीजिए। उत्तर, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों की परंपरा में रामचरितमानस को सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य होने का गौरव प्राप्त है। काव्य शास्त्रों में महाकाव्यत्व का निर्धारण दो प्रकार के प्रतिमानों के आधार पर होता है, पारंपरिक व आधुनिक। पारंपरिक प्रतिमानों में समग्र सांस्कृतिक चित्रण, नायक व धीरोदत्त होना, 8 या अधिक सर्गों की उपस्थित, छंद वैविध्य, 4 पुरुषार्थों का वर्णन तथा वीर श्रृंगार या शांत किसी एक का अंगिरस होना महत्वपूर्ण है। आधुनिक साहित्य चिंतन में महाकाव्यों के निर्धारण हेतु कुछ आंतरिक लक्षणों पर बल दिया जाता है, जैसे उदात्त कार्य, उदात्त चरित्र, उदात्त भाव, उदात्त कथानक, उदात्त प्रभाव, उदात्त शैली इत्यादि। जहाँ तक रामचरितमानस का प्रश्न है, वह दोनों की दृष्टियों से श्रेष्ठ महाकाव्य है। पारंपरिक दृष्टि से रामचरितमानस का अंगिरस शांत है, जो महाकाव्योचित है। अपने समय के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व आर्थिक परिदृश्यों का वर्णन तो इसमें किया ही गया है, साथ ही प्रत्येक अंतर्विरोधी और बिखराव के शमन की चेष्टा भी विद्यमान है। इसके नायक राम का चरित्र हर दृष्टि से धीरोदत्त है। रचना का प्रभाव नैतिक दृष्टि से उत्कर्षकारी है। इसमें कुछ छंद वैविध्य कुछ कम है और कांड भी साथ ही है, किंतु इन एकाध अपवादों को छोड़ दे तो यह महाकाव्य की सभी कसौटियों पर खरा उतरता है। रामचरितमानस के महाकाव्यत्व का ज्यादा बेहतर मूल्यांकन आधुनिक कसौटियों के आधार पर किया जा सकता है। इस दृष्टि से महाकाव्य का पहला लक्षण है कि उदात्त भाव। रामचरितमानस का मुख्य भाव शांत है, जो राम राज्य की स्थापना तथा सभी व्यक्तियों के दैविक व भौतिक तापों को नष्ट होने से अर्जित हुई है। महाकाव्य का दूसरा लक्षण है उदात्त चरित्र। रामचरितमानस के राम भारतीय साहित्य परंपरा के सबसे उदात्त नायक हैं। वीरता, शक्तिशील, विनम्रता, त्यागशीलता आदि का सम्मिश्रण उनके चरित्र को चरम उदात्तता प्रदान करता है। जहाँ तक उदात्त प्रभाव का प्रश्न है, इस दृष्टि से रामचरितमानस का कोई सानी नहीं है। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक जीवन के हर पक्ष के बिखराव को अपनी समन्वय चेतना से परस्पर जोड़ देने की दृष्टि से भारतीय समाज इस कविता का ऋणी है। रामचरितमानस का कथानक भी उदात्त है। उदात्त कथानक की शर्त है कि सामाजिक जीवन की समग्रता को उभरने के लिए इसमें पर्याप्त घटनाएं हो, विभिन्न घटनाओं में संबंधित निर्वाह व अनुपातिक मर्यादा समुचित हो तथा परिस्थितियों की जटिलता ऐसी हो कि कथानक से पैदा होने वाला तनाव पाठक को अपने भीतर डुबा ले। इन शर्तों पर रामचरितमानस खरा उतरता है। रामचरितमानस सिर्फ राम की कथा नहीं है, बल्कि राम के माध्यम से संपूर्ण समाज की कथा है। रामचरितमानस में उदात्तता कार्य भी विद्यमान है। सीता की मुक्ति, पत्नी की मुक्ति के रूप में तो उदात्त ही है। व्यापक अर्थ में यह सिर्फ पत्नी की मुक्ति न होकर नारी की मुक्ति तथा अन्यायपूर्ण शक्ति के चंगुल से किसी भी प्राणी की मुक्ति का प्रतीक है। राम राज्य भी सिर्फ राम की राजनीतिक उपलब्धि न होकर विश्व के हर प्राणी की दैविक और भौतिक तापों से मुक्ति है। रामचरितमानस की शैली भी औदात्य से संपन्न है। चरित्र योजना में अद्भुत सूक्ष्मता, अनुप्रासों की बाधा तथा ध्वनि मैत्री का सर्वश्रेष्ठ स्तर और रूपक व सांग रूपक का साधा हुआ प्रयोग, इन विशिष्ट खूबियों के साथ साथ काव्य के सभी शोभाकार धर्मों को संतुलित प्रयोग ने रामचरितमानस को ऐसी काव्य शैली से संपन्न किया है कि आज तक कोई प्रबंध काव्य इसकी बराबरी नहीं कर सका है। लोकमंगल की साधना, समन्वयात्मक जीवन दृष्टि और गहन राजनीतिक बोध राम भक्ति काव्यधारा की विभेद विशेषताएं हैं। इस मत का विवेचन कीजिए। उत्तर, हिंदी की भक्तिकालीन कविता में अपनी जिन विशेषताओं के कारण राम भक्ति काव्य धारा विशिष्ट स्थान रखती है, उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है लोकमंगल की साधना, समन्वयात्मक जीवन दृष्टि और गहन राजनीतिक बोध। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जहाँ कृष्ण भक्ति काव्यधारा को लोकरंजन और लोकमंगल का सिद्धांत वास्ता का काव्य कहा, वहीं राम भक्ति काव्य को लोक मंगल की साधना वास्तव का काव्य कहा। वस्तुतः राम
भक्त कवियों के लिए कविता रजाओं व सामंतों को रिझाने का साधन नहीं है, न ही वे रस या चमत्कार की सृष्टि करना पर्याप्त समझते हैं। यद्यपि वे अपने काव्यों को स्वांत सुखाय कहते हैं, किंतु सच यह है कि वे लोक मंगल की साधना हेतु ही रचना करते हैं। उनकी बहुत सी कविताएं लोक मंगल को जीवन का सार तत्व घोषित करती हैं। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तुलसीदास कीरत भनीति भूत भली सोई, सूर सरी सम सब कह हित होई। तुलसीदास समन्वयात्मकता जीवन दृष्टि सूफी काव्य में भी दिखाई देती है, किंतु राम भक्ति काव्य में उसका स्वरूप अधिक व्यापक है। भरत की समासक संस्कृति के निर्माण में भक्ति काल की इस धारा का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विशेषतः महाकवि तुलसीदास का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि भरत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसी ने समन्वय की विराट चेष्टा की है। उन्होंने विभिन्न धार्मिक पद्धति, ईश्वर के सगुण निर्गुण रूप तथा हिंदू धर्म के शैव वैष्णव पंथों में समन्वय का गहन प्रयास किया है। अगुनी सगुनी नहीं कछु भेदा, गवाही श्रुति पुराण बुध वेदा, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपनेहु नहीं भावा। राम का कथन गहन राजनीति बोध राम भक्ति काव्य की अन्यतम विशेषता है। भक्ति काल में केवल राम काव्य परंपरा के तत्कालिक राजनीतिक स्थितियों का गहन मूल्यांकन किया है और राजनीतिक सच्चाइयों तथा विद्वत्ताओं को काव्य की विषय वस्तु बनाया है। अपने समय की राजनीतिक व्यवस्था को कलयुग बताते हुए तुलसी ने उसके विरुद्ध राम राज्य की कल्पना की है, जहां प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बुनियादी जरूरतों के अनुसार आवश्यक साधना उपलब्ध होते हैं तथा जहां राजा प्रजा की सुविधाओं का सदा ध्यान रखता हो। राम का राज्य ऐसा है जहां मूलभूत साधन उपलब्ध है, सुलभ पदार्थचारी। सामाजिक विषमताएं समाप्त हो गई हैं। राम राज विषमता कोई और कोई भी व्यक्ति दुखी या दरिद्र नहीं है, ना ही दरिद्र को दुख ना दीना। तुलसी यहाँ तक कहते हैं कि जो राजा प्रजा का ध्यान नहीं रखता उसे नर्क भोगना पड़ता है। जा सूरज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निप्र अवश्य नरक अधिकारी। रीतिकाल का उद्भव व विविध प्रवृत्तियां। रीतिकालीन कवियों के आचार्यत्व पर विचार कीजिए। उत्तर रीतिकाल की लक्षणा ग्रंथ परंपरा या रीति काव्य धारा के संबंध में एक महत्वपूर्ण विवाद यह है कि इस धारा के कवियों को आचार्य कवि का दर्जा देना उचित है या नहीं। इस विवाद का जन्म तब हुआ जब शुक्ल जी ने इसके संबंध में कहा कि हिंदी के लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले सैकड़ों कवि आचार्य कोटि में नहीं आ सकते। दूसरी ओर कुछ अन्य समीक्षकों तथा इतिहासकारों जैसे डॉक्टर महेंद्र कुमार का दावा है कि इन कवियों को आचार्य कवि कहा जाना चाहिए। आचार्य शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। इन अर्थों को दृष्टिगत करते हुए रीति कवियों के आचार्यत्व का निर्धारण किया जा सकता है। पहले अर्थ में वे व्यक्ति आचार्य कहलाते हैं जो किसी मौलिक सिद्धांतों की उद्भावना करे, जैसे आचार्य भामह या भरत मुनि। इन्हें उद्भावक आचार्य भी कहा जाता है। जहाँ तक रीति कवियों के आचार्यत्व का प्रश्न है, स्पष्ट उन्हें उद्भावक आचार्य नहीं माना जा सकता। द्वितीय अर्थ में वे व्यक्ति आचार्य कहलाते हैं जो प्राचीन सिद्धांतों की विस्तृत व्याख्या और विश्लेषण करे तथा सिद्धांतों में विद्यमान विसंगतियों का निराकरण करे, जैसे आचार्य अभिनव गुप्त या आचार्य भट्टनायक। इस अर्थ में भी रीति कवियों को आचार्य मानना उपयुक्त नहीं, क्योंकि इन्होंने न तो काव्य शास्त्र का सूक्ष्म विश्लेषण किया और न ही उसमें निहित विसंगतियों का निराकरण। तीसरे अर्थों में वे व्यक्ति आचार्य कहलाते हैं जिनका आचरण महान तथा पवित्र होने की कारण अनुकरणीय हो। यदि तीसरे अर्थ अर्थात आचरण की पवित्रता के आधार पर रीति कवियों के आचार्यत्व का निर्णय किया जाए तो भी तय है कि इन्हें आचार्य नहीं माना जा सकता। इनकी कविताएं जिस देहमूलक श्रृंगार और सर्वतोमुखी भोगवाद में डूबी हुई है उनसे इनके आचरण की पवित्रता का कोई ठोस आधार नहीं मिल सकता। चतुर्थ अर्थ में ऐसे व्यक्ति आचार्य माने जाते हैं जो कठिन तथा जटिल ज्ञान को सरल व सुबोध शैली में प्रस्तुत कर सकें। इस
अर्थ में रीति काव्यों को आचार्य मानना असंभव नहीं है। उन्होंने संस्कृत में उपलब्ध काव्य शास्त्री, कला शास्त्री तथा काम शास्त्रीय ज्ञान को सरल सहज भाषा में प्रस्तुत किया और जनसाधारण को उसकी मूल विरासत से जोड़ा। सरल भाषा में इन्होंने न केवल लक्षण प्रस्तुत किया बल्कि इन्हें काव्यात्मक उदाहरणों से पुष्टि भी किया और इसी प्रकार शास्त्र तथा लोक की दूरियां मिटा दी। अतः इस अर्थ में इन्होंने आचार्य माना जा सकता है। आपके मत से रीति काव्य का प्रवर्तक किसे मानना चाहिए? तार्किक उत्तर दीजिए। उत्तर: रीति काव्य के प्रवर्तक के प्रश्न पर हिंदी साहित्य इतिहासकारों में विवाद है। यदि काल की दृष्टि से विचार करें तो साफ तौर पर दिखता है कि नंददास और कृपाराम रीति काव्य परंपरा के आरंभिक प्रस्तावक हैं, किंतु एक तो ये दोनों कवि भक्ति काल के भीतर हैं और दूसरे इनके यहाँ रीति परंपरा सिर्फ सांकेतिक रूप में उपलब्ध है, बृहद रूप में नहीं। इसीलिए इन दोनों को रीति काव्य का प्रवर्तक सामान्य नहीं माना जाता। रीति काव्य के प्रवर्तक के प्रश्न पर मुख्य विवाद केशवदास और चिंतामणि को लेकर है। डॉक्टर नागेंद्र के मतानुसार रीति काव्य का प्रवर्तक आचार्य केशवदास को मानना चाहिए, जिन्होंने 1601 ईस्वी में कवि प्रिय की रचना की। इसके विपरीत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में दावा किया है कि रीति काव्य का प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी को मानना उचित होगा, जिन्होंने 1700 संवत यानी 1643 ईस्वी के आसपास अपने लक्षण ग्रंथों की रचना की। आचार्य शुक्ल जानते थे कि केशवदास का रचना काल चिंतामणि से लगभग 50 वर्ष पहले का है, किंतु तब भी उन्होंने चिंतामणि त्रिपाठी को ही रीति काव्य का प्रवर्तक माना। अपने मत के पक्ष में उन्होंने कुछ तर्क भी दिए जो इस प्रकार है। केशवदास अलंकारवादी आचार्य थे। आगे की रीति परंपरा प्रमुखतः रसवादी रही, न कि अलंकारवादी। चूंकि चिंतामणि त्रिपाठी से रसवादी परंपरा का अनुकरण साफ तौर पर दिखाई देने लगता है, इसीलिए वहीं से इस परंपरा की शुरुआत माननी चाहिए। केशवदास ने अपने लक्षणों ग्रंथों में काम शास्त्र की प्राचीन परंपरा का अनुकरण किया। यदि हम आगे की रीति परंपरा पर दृष्टिपात करें तो पाते हैं कि उस समय संस्कृति की परवर्ती सरल रचनाओं जैसे कुलवयानंद व चंद्रलोक आदि का अनुकरण किया गया। चिंतामणि त्रिपाठी ने परिवर्ती सरल रचनाओं को ही आधार बनाया। केशवदास के बाद रीति काव्य परंपरा और विचित्र रूप से आगे नहीं बढ़ सकी। चिंतामणि के समय तक कवियों की रुचि लक्षण ग्रंथ परंपरा से ज्यादा हो गई थी, इसीलिए यह परंपरा निरंतर के साथ बढ़ने लगी। डॉक्टर नागेंद्र ने आचार्य शुक्ल के मत का खंडन करते हुए केशवदास को ही रीति काव्य के प्रवर्तक सिद्ध करने का प्रयास किया है। उनके तर्क इस प्रकार हैं: यह ठीक है कि रीति परंपरा प्रमुख रूप से रसवादी रही, किंतु केशवदास संकीर्ण अर्थ में अलंकारवादी नहीं थे। उन्होंने अलंकार सिद्धांत को व्यापक अर्थ में लिया और इस व्यापक अर्थ के अंतर्गत रस तथा अन्य सभी काव्य शास्त्रीय संप्रदाय अलंकार में ही शामिल हो जाते हैं। यह बात ठीक है कि लक्षण ग्रंथों की परंपरा अविच्छिन्न रूप से केशवदास के साथ शुरू नहीं होकर चिंतामणि से शुरू हुई। इसका कारण सिर्फ यह था कि चिंतामणि के समय तक कवि रुचि तथा जन रुचि लक्षण ग्रंथों के अनुकूल हो गई थी। इसे केशवदास का दोष मानकर उनके प्रवर्तक होने को खारिज नहीं किया जा सकता। निष्कर्षतः सिद्धांत केशवदास को ही रीति काव्य का प्रवर्तक माना जाना चाहिए, किंतु शुक्ल जी की इस बात से सहमत होना जरूरी है कि रीति काव्य परंपरा का वास्तविक विकास चिंतामणि त्रिपाठी के बाद ही हुआ। केशवदास की मौलिकता पर प्रकाश डालिए। उत्तर: सामान्यतः केशवदास परंपरावादी कवि के रूप में सामने आते हैं, किंतु उनकी कविता में मौलिकता के भी दर्शन होते हैं और कुछ आलोचकों ने इस ओर ध्यान भी दिलाया है। उदाहरण के तौर पर अज्ञेय ने केशवदास को हिंदी में काव्य शास्त्र का निर्माण का अग्रदूत मानते हुए छंद निर्माण में उनकी प्रयोगशीलता की प्रशंसा की है। छंद प्रयोग की दृष्टि से रामचंद्र का समस्त हिंदी साहित्य में अप्रीतम है। असंभव नहीं कि अन्य भारतीय भाषाओं में भी ऐसी बहुविधि छंद योजना कहीं सुलभ न हो।
नवीन विषय वस्तु के समावेश तथा वर्णन वैचित्र्य की दृष्टि से केशवदास के अन्य ग्रंथों की तुलना में रामचंद्रिका में मौलिकता अधिक दिखाई देती है। इस ग्रंथ में अलंकारपूर्ण राजसीय वातावरण के चित्रण के साथ राम भक्ति का भी निर्वाह हुआ है। यह इस की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। वाल्मीकि और तुलसी ने राम के राजसी रूप की अपेक्षा उनके वनवास रूप को अधिक गौरवान्वित किया है, किंतु केशवदास ने राजा श्रय के निजी अनुभव के आधार पर राम के राजसी रूप की गरिमा का अधिक बढ़ा दी है। काव्य शास्त्र के क्षेत्र में उन्होंने आधार ग्रंथों के चयन में जितने वैविध्य का परिचय दिया है वह उनकी मौलिक जिज्ञासा का ही परिचय देता है। कृष्ण भक्ति के संबंध में नवरसमयी कल्पना उनकी मौलिक उद्भावना मानी गई है। नायिका भेद एवं अलंकार निरूपण में भी उन्होंने मौलिक कल्पनाएं की हैं। हिंदी साहित्य में अनुयोक्ति का स्वतंत्र रूप में सबसे प्रथम उल्लेख केशवदास ने ही किया है। यमक, उपमा आदि अलंकारों के भेदों में भी उनकी नवीनता दिखाई देती है। इस प्रकार केशवदास की मौलिकता काव्य के प्रायः सभी अंगों में देखी जा सकती है। केशव कठिन काव्य के प्रेत में विचार कीजिए। उत्तर केशवदास की कविताओं में विद्यमान कठिनाइयों के कारण उन्हें प्रायः कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। उनके साहित्य का विश्लेषण करें तो इसके कई कारण नजर आते हैं। केशव के काव्य में कठिनाई का मूल कारण यह है कि वे कवित्व के साथ साथ आचार्यत्व, पंडित्व, इतिहासज्ञ सभी पदों एवं दायित्व को भी एक साथ साध लेना चाहते थे। आचार्य शुक्ल ने केशव की कविता की कठिनाई की चर्चा मुख्यतः भाषा प्रयोग के संदर्भ में की है। उन्होंने लिखा है कि केशव की भाषा में पदों की न्यूनता, वाक्यों की कमी, आवश्यकता एवं फालतू शब्दों का प्रयोग जैसे दोष चुभते हैं। वस्तुतः केशव की भाषा की कठिनाई का मूल कारण उनकी पृष्ठभूमि में छिपी है। वे अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार सांस्कृतिक के प्रकांड विद्वान थे और यही प्रकांडता कविता में दोष बनकर उपस्थित हो गई है। समस्या सिर्फ भाषा की कठिनाई से संबंधित नहीं है, कवि की कवित्व योजना में भी निहित है। शुक्ल जी के अनुसार केशव में न तो संबंध निर्वाह की पर्याप्त क्षमता थी और न ही कथा के मार्मिक स्थलों को पहचानने की ताकत। केशव की कठिनाइयाँ उनके आचार्यत्व में भी नजर आती हैं। अपने काव्य शास्त्र संबंधी दोनों ग्रंथों कवि प्रिया और रसिक प्रिया में उन्होंने कुछ कठिनाइयां कल्पना कर डाली है। केशव की छंदों के स्तर पर अत्यधिक प्रयोगशीलता भी उनके काव्य में कठिन बनाती है। आचार्य राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है, क्योंकि इसमें छंद वैविध्य पर जितना ध्यान दिया गया है भाषा की लय उतनी ही उपेक्षित हुई है। गौरतलब है कि केशव का काव्य सिर्फ कठिनाइयों के लिए ही विख्यात नहीं है, अपने कुछ गुणों के लिए भी चर्चित है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है रामचंद्रिका की संवाद योजना। साथ ही कई स्तरों पर मौलिकता भी उनके काव्य कर्म की खास विशिष्टता है। इन कारणों से कई समस्याओं के बावजूद भी वे हिंदी के महत्वपूर्ण कवि हैं। रामचंद्रिका की संवाद योजना पर प्रकाश डालिए। उत्तर हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी जिन विशिष्टताओं के कारण केशवदास महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं उनमें सबसे प्रमुख रामचंद्रिका की संवाद योजना है। रामचंद्रिका जैसे संवाद हिंदी का कोई भी कवि नहीं लिख सका है। रामचंद्रिका के प्रमुख संवादों में राम परशुराम संवाद, राम लक्ष्मण संवाद, रावण अंगद संवाद आदि शामिल हैं। खास बात यह है कि रामचंद्रिका का कथानक संवादों के सहारे ही विकसित हुआ है। संवादों के माध्यम से ही पात्रों के चरित्र का उद्घाटन हुआ है। जो किसी भी प्रबंध काव्य में संवादों की सफलता का चरम स्तर हो सकता है। आचार्य शुक्ल ने कहा भी कि रामचंद्रिका में केशव को सबसे महत्वपूर्ण सफलता मिली है। संवादों में उनका रावण अंगद संवाद तुलसी के संवाद से कहीं अधिक उपयुक्त एवं सुंदर है। रामचंद्रिका के संवादों में कहीं कहीं गागर में सागर वाली कहावत चरितार्थ हुई है। उदाहरण के लिए दशरथ की मृत्यु, राम लक्ष्मण सीता का वनगमन और वनगमन के कारण की सूचना, इतनी सारी बातें केशवदास एक ही पंक्ति में कहलवा दी है। मातु कहाँ निप्रतात गए सुर लोक कही, क्यों सूत शोक लय। रामचंद्रिका के संवाद में वक्रोक्ति का प्रखर स्वरूप विशेष रूप से निखरा है। फड़कती हुई सजीव भाषा में क्रोध व उत्साह जैसे
भावों की सुंदर व्यंजना इन संवादों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। नाटकीयता भी केशवदास के संवादों की महत्वपूर्ण विशेषता है। नाटकों में जो प्रभाव क्षमता और अभिनय द्वारा आती है वही रामचंद्रिका में सुंदर सजीव एवं उत्कृष्ट संवादों द्वारा आ गई है। समग्रतः केशवदास की रामचंद्रिका जैसे संवाद सौष्ठव अन्यत्र दुर्लभ है। संवाद लिखने में केशवदास जैसी सफलता हिंदी के किसी अन्य कवि को नहीं मिल सकी है। केशवदास के आचार्यत्व पर विचार कीजिए। उत्तर: केशव दास के आचार्यत्व पर उनके 3 ग्रंथों कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाला के आधार पर विचार किया जा सकता है। इनमें से छंदमाला अपरिहार्य है। कवि प्रिया का प्रतिपाद अलंकार है और रसिक प्रिया रस का ग्रंथ है। रसिक प्रिया के रस वर्णन में कई खामियां भी हैं। श्रृंगार के अतिरिक्त अन्य रसों का न तो वे स्वरूप स्पष्ट कर सके हैं और न इसमें से किसी रस का परिपाक ही कर सके हैं। कुल मिलाकर केशवदास का रस विवेचन न तो अधिक तर्कसंगत है और न तात्विक है। इसी प्रकार केशवदास ने कवि प्रिया में विभिन्न अलंकारों का लक्षण उदाहरण रूप में वर्णन किया है। हिंदी साहित्य में अनुयुक्ति का स्वतंत्र रूप से सबसे प्रथम उल्लेख केशवदास ने ही किया है। माया, यमक, उपमा यदि आदि अलंकारों के भेदों में भी उनकी नवीनता दिखाई देती है। भारतीय काव्य शास्त्र में 3 प्रकार के आचार्यत्व हुए। पहली श्रेणी में ऐसे उद्भावकाचार्यों का स्थान है जिन्होंने काव्य शास्त्र के किसी मौलिक सिद्धांत का आविष्कार या काव्य संप्रदाय का प्रवर्तन किया। कहने का आवश्यकता नहीं कि केशव के लिए इस श्रेणी में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने न किसी मौलिक सिद्धांतों की सृष्टि की और न किसी नवीन काव्य पथ का ही प्रवर्तन किया। दूसरी श्रेणी में वे आचार्य आते हैं जिन्होंने काव्य के अंगों की मौलिक व्याख्या की। केशव में इसका भी पर्याप्त अभाव है। तीसरी श्रेणी में कवि शिक्षकों की है। केशव कवि शिक्षक के रूप में ही सामने आते हैं जिन्होंने काव्य के 2 प्रमुख अंगों रस तथा अलंकारों का सारण प्रतिभा है और ज्ञान वाले विद्यार्थियों और रसिकों जनों के लिए विस्तार से वर्णन किया है। यदि हम अपनी दृष्टि से थोड़ा सीमित कर लें और हिंदी काव्य शास्त्र की परंपरा में ही केशवदास के आचार्यत्व पर विचार करें तो केशवदास का महत्व असंदिग्ध है। उनको हिंदी काव्य शास्त्र का प्रवर्तक होने का गौरव प्राप्त है। कवि बिहारी लाल सतसई परंपरा में बिहारी सतसई का स्थान निर्धारित कीजिए। उत्तर: भारतीय साहित्य परंपरा में साहित्यिक रचनाओं के संख्यामूलक नामकरण की प्रवृत्ति आरंभ से ही दिखाई पड़ती है, जिसके बहुत से उदाहरण हैं, जैसे बेताल, 25, सिंहासन, 32, हनुमान चालीसा, उद्धव दशक आदि। इसी तरह की रचनाओं में एक विस्तृत रचना सतसई कहलाती है, जो संस्कृत शब्द सती शब्द का तद्भव रूप है। संस्कृत में गोवर्धनाचार्य ने आर्य सप्तशती की रचना की और प्राकृतिक में राजा हाल सातवाहन ने गाथा सप्तशती का गाहा सतसई की रचना की। इन रचनाओं के प्रभाव के कारण हिंदी साहित्य में भी सतसई परंपरा का प्रादुर्भाव हुआ, जिसकी शुरुआत का श्रेय तुलसी सतसई के रचयिता महाकवि तुलसीदास को प्राप्त हुआ। मध्यकाल में लिखी गई कुछ अन्य प्रमुख सतसई रचनाएं हैं: वृंद सतसई, भूपति सतसई, रहीम सतसई, मतीराम सतसई, विक्रम सतसई इत्यादि। सतसई परंपरा में बिहारी सतसई को निर्विवाद रूप में सर्वश्रेष्ठ रचना माना जाता है। इसका प्रमाण यह है कि बिहारी सतसई की रचना के बाद इसकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि धीरे धीरे सतसई संज्ञा बिहारी सतसई के लिए ही रूढ़ हो गई। एक प्रसिद्ध लोक कथा कथन सतसई की इस महत्व को प्रमाणित करता है। सतसया के दोहरे, ज्यों नाविक के तीर, अदेखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। सतसई परंपरा में बिहारी सतसई के सर्वश्रेष्ठ होने के मुख्यतः 2 कारण है। पहला कारण यह है कि जहां अन्य सतसई किसी एक विषय को लेकर चली है, वहीं बिहारी सतसई में चमत्कृति कर देने वाला विषय वैविध्य है। बिहारी सतसई में श्रृंगार की केंद्रीयता के साथ साथ भक्ति के दोहे भी हैं। धार्मिक आडंबरों और सामाजिक अर्थव्यवस्थाओं पर व्यंग भी
है। कुछ मात्रा में राजनीतिक चिंताएं भी हैं। बिहारी सतही की उत्कृष्टता का दूसरा कारण यह है कि यह शिल्प की दृष्टि से भी बाकी सत्संगों पर भारी पड़ती है। ब्रजभाषा में सूरदास ने जो संगीतात्मकता और तन्मयता पैदा की थी, उसे पूर्णता तक बिहारी ने ही पहुंचाया है। भाषा का समाहार क्षमता, शब्दों का बहुल्य अर्थी प्रयोग, अनुभाव विधान की बारीकियां, अलंकारों का चमत्कारी प्रयोग और विमोग में मर्म स्पर्शी योजना, ये सभी विशेषताएं शिल्प की दृष्टि से इसे सतही परंपरा की महानतम कृति बना देती हैं। संभवतः इसलिए ग्रियर्सन को कहना पड़ा कि पूरे यूरोप में एक भी रचना बिहारी सतही की टक्कर की नहीं है। बिहारी की समाहार शक्ति पर प्रकाश डालिए। उत्तर हिंदी काव्य की पूरी परंपरा में भाषा की समाहार शक्ति का जैसा निर्देशन रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी करा पाए हैं, वैसा किसी अन्य कवि की कविता में दिखाई नहीं देता। उन्होंने अपने दोहे में बेहद कम शब्दों में जिन विविध क्षेत्रों में समाहित किया है, वह उनकी समाहार क्षमता का परिचायक है। बिहारी दोहे जैसे लघु छंद में नायक नायिका की विविधता, चेष्टाओं का श्रृंगार वर्णन कर भावक को सहानुभूति के स्तर तक ले जाते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौहे करे भव हनु हंसे दैन कहे नटी जाए। अपनी समाहार क्षमता के कारण ही वे अपने दोहे में अनुभाव की सघन योजना और ऐन्द्रिक चित्रों की श्रृंखला की प्रस्तुति इस तरह कर पाए हैं कि दूर दूर तक उनका कोई सानी नहीं है। वे एक ही वाक्य में 7 क्रियाओं को इस प्रकार गूंथते हैं कि भावक को नायक नायिका के चलचित्र के प्रत्यक्ष आस्वादन का एहसास होने लगता है। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनुन से ही बात। भाषा की समाहार शक्ति पर अपनी पकड़ के कारण बिहारी ने अपने दोहे में जिस प्रकार बहुत कम शब्दों में बहुत अधिक कह देने का कौशल दिखाया है, वह सचमुच ही गागर में सागर की उक्ति को चरितार्थ करता है। उनमें संबंध में बिल्कुल ठीक कहा गया है कि सतसया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर। बिहारी की बिंब योजना पर प्रकाश डालिए। उत्तर बिहारी जिस सांस्कृतिक काव्य शास्त्र को आधार बनाकर चले हैं, उसमें बिंब की कोई स्पष्ट धारणा मौजूद नहीं थी। इसके बावजूद कोई भी सजग कवि यह समझाता है कि कविता सिर्फ मस्तिष्क तक पहुंचते तो प्रभाव शून्य होती है। उसका प्रभाव तभी सघन होता है जब वह पाठक के भीतर ऐन्द्रिक चित्रों की श्रृंखला निर्मित कर दे, पाठक की सारी चेतना शक्ति को कविता के आस्वादन में डुबा सके। इसी कारण बिहारी के काव्य में बिंब कदम कदम पर नजर आते हैं। उनका एक भी दोहा ऐसा नहीं मिलता जिसमें बिंब की का चमत्कार नजर आता हो। निम्नलिखित दोहे उनकी बिंब योजना का चरम उदाहरण माना जाता है। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनुन ही सो बात। इस दोहे में सिर्फ एक स्थिर चित्र नहीं है, चित्रों की त्वरित श्रृंखला है जिसका आस्वादन एक छोटे से चलचित्र को देख लेने जैसा है। पहले वाक्य में नायक और नायिका की 7 क्रमिक चेष्टाओं का वर्णन है और हर वर्णन इतना स्वाभाविक और जीवंत है कि पाठक की आंखों में एक सभा के भीतर बैठ चंचल नायक और नायिका का चित्र तैर जाता है। इतना सघन बिंब कौशल 1000 वर्ष की हिंदी कविता में शायद ही किसी कवि के यहाँ दिखाई पड़ता है। बिहारी अमूर्त से अमूर्त भाव को भी चित्रों की भाषा में सजा देना चाहते हैं, जिसे तकनीकी भाषा में उपालक्षित बिंब कहा जाता है। निम्नलिखित दोहा ऐसा ही उदाहरण है। इनमें बिहारी ने अपने काव्य और कला प्रयोजन को स्पष्ट किया है, किंतु वह अमूर्त सा विचार भी बेहद मूर्त होकर व्यक्त हुआ है। तृतिनाद कवित्व रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जो बूढ़े सब अंग। बिहारी की बिंब योजना की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण है अनुभाव विधान का उनकी कविता में केंद्र में होना। वे विभाव के ना ही अनुभावों के कवि हैं। इस सघन अनुभाव योजना ने बिहारी को अद्भुत बिंब कौशल दिया है, जिसकी एक जबरदस्त अभिव्यक्ति निम्नलिखित दोहे में दिखाई पड़ती है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, हसौ है करे भव हनु हंसे देन कहे नट जाए। बिहारी के बिंब मुख्यतः दृश्य बिंब हैं, किंतु
कई स्थानों पर उन्होंने श्रव्य और गंध बिंबों की भी सुंदर सृष्टि की है। कुल मिलाकर यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हिंदी के जिन कवियों के बिंब क्षमता को उच्चतम स्तर तक साधा है, उनमें बिहारी सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके बिंब रीतिकाल की चमक दमक और उत्साह धर्मी माहौल को पाठक की आंखों में हूबहू उतार देते हैं। बिंब क्षमता की दृष्टि से यदि कोई कवि उनसे मुकाबला कर सकता है तो वे सूर और निराला जैसे महाकवि ही हैं, शेष कोई नहीं। भावों का उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। उनकी कविता सिंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे रह जाती है। इस मत के संदर्भ में बिहारी के काव्य का अवगाहन कीजिए। उत्तराचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के काव्य में निहित सिंगारिता की सीमा का संकेत करते हुए अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि भावों का उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। उनकी कविता सिंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे रह जाती है। वस्तुतः बिहारी के श्रृंगार चित्रण का अवगाहन करने पर हम लक्षित करते हैं कि उनका श्रृंगार चित्रण काव्य शास्त्र का अनुगमन करने वाला शारीरिक और मनसला श्रृंगार है। उसमें नायिका की शारीरिक भाव भंगिमाओं और मुद्राओं का विलासिता और ऐश्वर्य युक्त अंकन मिलता है, किंतु हृदय के स्तर पर प्रेम की विहलता और प्रगाढ़ता अनुपस्थित है। उदात्त प्रेम में जो त्याग और समर्पण का भाव होता है वह बिहारी के श्रृंगार वर्णन में दिखाई नहीं देता। बिहारी की नायिका प्रेम के इन मूल्यों से अपरिचित दिखाई देती है। बिहारी ने उसे रति क्रिया पर केंद्रित कर दिया है। पति रति की बतिया कही, सखी लखी मुस्काई। बिहारी की नायिका के प्रेम का एकमात्र लक्षित इसी रति सुख को उपलब्ध कराना है। उसे किसी अन्य प्रकार की मोक्षी मुक्ति नहीं चाहिए। चमक तमक हांसी ससक मसक झपट लपटानी यही जिही रति सो रति मुकति अमुकति अति आनी। प्रेम के उदात्त स्वरूप की अन्य विशेषताएं अनन्यता और एकनिष्ठता भी बिहारी के श्रृंगार चित्रण में दिखाई नहीं देती। वहां नारी सुलभ लज्जा और संकोच भी मौजूद नहीं है। इसीलिए आचार्य शुक्ल का उपर्युक्त मत उचित जान पड़ता है। बिहारी के काव्य में समाज सजगता भी दिखाई देती है। इसी मत के औचित्य पर विचार कीजिए। उत्तर हिंदी समीक्षा की औसत राय यह है कि बिहारी के काव्य में कलात्मक सौंदर्य और चमत्कार चाहे कितनी ही अनूठा हो, किंतु सामाजिक समस्याओं और लोक जीवन के प्रति बिहारी बेपरवाह नजर आते हैं। किंतु कुछ समीक्षकों ने बिहारी के काव्य का पुनर्मूल्यांकन किया है और उनका दावा है कि बिहारी के कई कविताएं न सिर्फ अपने समाज का परिचय देती हैं, बल्कि समाज में उपस्थित गलत चीजों की प्रति आक्रामक रुख भी अपनाती हैं। इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं बिहारी की राजनीतिक चेतना में नजर आती हैं। बिहारी दरबारी कवि थे, इसीलिए स्वाभाविक था कि वे अपने राजा के अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करें, किंतु उन्होंने अपने राजा की कमियों को भी उभारा है। अपने राजा जय सिंह को बिहारी ने एक दोहा लिखकर भेजा जो वो उन्हें राजनीतिक दायित्व को याद दिलाने के लिए पर्याप्त था। ना ही पराग ना ही मधु ना ही विकास यही काल अलिकली ही सो बधै आगे कौन हवाल। इस प्रकार बिहारी मुगल शासकों के प्रति राजा जय सिंह की नीति से भी क्षुब्ध थे। जय सिंह का समझौता मुगल शासकों से हो गया था और मुगलों के निर्देशन पर वो अपने आसपास के राजाओं और सामंतों को रौंद डालता था। बिहारी को यह नापसंद था। वे लिखते हैं, स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा देखी विहंग विचारी, बाज पर आए पानी परी तू पछिनु न मारी। बिहारी की सामाजिक चेतना का एक महत्वपूर्ण पक्ष धार्मिक, सामाजिक व पारिवारिक संदर्भों में नजर आता है। निम्नलिखित उदाहरणों में वे धर्म के क्षेत्र में प्रचलित विभिन्न आडंबरों पर चोट कर रहे हैं वे जो तत्कालिक समाज पर जन साधारण को परेशान करते हैं। जप माला छापा तिलक सरे न एकव काम, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राम। संयुक्त परिवार के भीतर सामाजिक मर्यादाओं को बनाए रखने के लिए भी कभी कभी स्त्रियों को भी किस दशा से गुजरना पड़ता है। इसकी गहरी समझ बिहारी को थी। कहती न देवर की कुमति कुल तीय कलह डारती,
पंजरगत मंजार ढिग सुक लौ सुकति जाति। बिहारी के काव्य में समाज के में प्रचलित अंधविश्वासों पर भी पर्याप्त व्यंग नजर आता है। विशेष रूप से उन्होंने ज्योतिषियों और वैद्यों को अपने आक्रमण का निशाना बनाया है। इन उदाहरणों के बावजूद यह ध्यान रखना जरूरी है कि बिहारी सतसई में ऐसे प्रसंग संख्या में बहुत कम है जो लोक चेतना का निर्वाह करते हैं। स्पष्ट है कि बिहारी का काव्य सामाजिक चेतना से पूर्णतः वंचित नहीं है। दरबार के दबावों को झेलते हुए जहां कहीं भी मौका मिला उन्होंने समाज के चित्र खींचे और कमियों पर चोट की। उनकी सामाजिक चेतना कबीर या तुलसी जैसे नहीं हो सकती, क्योंकि दरबार के कवि में इतना नैतिक साहस नहीं होता कि सामाजिक दायित्व के निर्वाह के लिए सुविधाओं को लात मार सके। इसी संदर्भ में बिहारी की सामाजिक चेतना को समझा जा सकता है। बिहारी की बहुज्ञता पर विचार कीजिए। उत्तर हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवियों में जिन कारणों में बिहारी सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं उनमें से एक कारण उनकी बहुज्ञता भी है। ज्ञान के विभिन्न अनुशासनों तथा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बिहारी की अच्छी पहुंच थी, जिसने उनकी काव्यात्मकता को गहराई से एवं विस्तार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहारी की इस बहुज्ञता का प्रमाण बिहारी सतसई के दोहे उपस्थित करते हैं। बिहारी के दोहे में कहीं ज्योतिष, कहीं वैदिक, कहीं गणित शास्त्र के ज्ञान के प्रमाण मिलते हैं, कहीं तो पौराणिक और ऐतिहासिक ज्ञान के सूचक संदर्भ भी उपलब्ध होते हैं। उनकी बहुतेयता को 3 स्तरों शास्त्रों का ज्ञान, इतिवृत्त का ज्ञान और लोकवृत्ति का ज्ञान के रूप में रेखांकित किया जा सकता है। शास्त्र ज्ञान के स्तर पर हम पाते हैं कि बिहारी को ज्योतिष शास्त्र का बहुत ज्ञान था। उन्होंने अपने दोहे में ज्योतिष के सिद्धांतों का निरूपण किया है। ज्योतिष का यह एक सिद्धांत है कि एक राशि पर जब मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति आ जाते हैं तब सारी पृथ्वी वर्षा के कारण जलमयी हो जाती है। इसी बात को स्त्री नाड़ी या राशि शब्द के साथ कवि ने खूब समझाया है। मंगल बिंदु सुरंगु मुख शशि केसरी आड़ गुरु इक नारी लही सुग रसमय किय लोचन जगत। बिहारी के दोहे में आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान भी परिलक्षित होता है। आयुर्वेद का प्रसिद्ध सुदर्शन चूर्ण भयंकर से भयंकर ज्वर का नाश कर देता है। नायिका का भी काम ज्वर अपने नायक के सुदर्शन यानी सुंदर दर्शन के द्वारा ही विनिष्ट हो गया होगा। इसे कवि ने इस दोहे में इस प्रकार बताया है। यह बिन सतु नगु रखी के जगत बाढ़े जसु लेहु जरी विषम जूर जइये आई सुदर्शनु देहूं। ज्योतिष शास्त्र और आयुर्वेद शास्त्र के अतिरिक्त गणित शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, काम शास्त्र, संगीत शास्त्र, दर्शन शास्त्र आदि का भी बिहारी को परिज्ञान था, जिसके प्रमाण उनके दोहे में मौजूद है। इतिवृत्त के ज्ञान के स्तर पर हम देख सकते हैं कि बिहारी सतसई में ऐसे अनेक दोहे मिलते हैं जिनका आधार पौराणिक एवं ऐतिहासिक आख्यान बतलाए जाते हैं। उन्होंने रामायण और महाभारत काल में उपमानों का वर्णन किया है जो बिहारी के पौराणिक ज्ञान को विज्ञापित करता है। बिरहा विभा जल परास बिनु विष यतु मोमन लाल कछु जानत जल थम्भ विधि दुर्योधन लो लाल। इसी प्रकार द्रौपदी का चिरहरण, गोवर्धन धारण, इंद्र का मान मर्दन तथा सीता की अग्नि परीक्षा एवं शिव कृष्ण का युद्ध भी बिहारी के दोहे में सांकेतिक रूप से मिलता है। लोकवृत्ति के ज्ञान के स्तर पर बिहारी की रचनाओं में सर्वज्ञ जीवन का चित्रण मिलता है। वहीं वे राजनीति, राजधर्मों के विषय में अपना मत व्यक्त करते हैं। कहीं लोक जीवन के विषय में तो कहीं समाज, कहीं कर्मकांड, कहीं नीति तथा मनोवैज्ञानिक, तो कहीं परंपराओं का तथा युद्धों का जो विशद तथा व्यापक वर्णन बिहारी की सतसई में मिलता है वह अन्यथा दुर्लभ है। बिहारी की रचनाओं पर दृष्टिपात करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वे एक बहुश्रुत कवि हैं। उपर्युक्त विवेचित सभी विषयों में उनकी गहरी पकड़ थी। ऐसा कहना तो संभव नहीं, किंतु यह अवश्य कहा जा सकता है कि विविध ज्ञान अनुशासनों एवं जीवानुभवों से वे उतना परिचित अवश्य थे जितना कि एक सजग रचनाकार से अपेक्षा की जाती है, और इस दृष्टि से हम उन्हें एक बहुज्ञ कवि मान सकते हैं।